3 नंबर का हम नया प्रश्न शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। आधुनिक युग या टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। एक दूसरे के साथ संपर्क रहने में इसका उपयोग है। जैसे हम सभी लोग, आप लोग फ़ोन का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। ऐसे संपर्क में रहने के लिए आजकल वीडियो कॉल भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ लोग आप मीटिंग करने के लिए जूम जैसे ऐप का उपयोग करते हैं और कई ऐसी चीज़ें। तो एक दूसरे के साथ संपर्क रहने में, सिनेमा की टिकट बुक करवाने में, आप सभी लोग जानते हो कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मल्टीप्लेक्स टॉकीज की टिकट बुक करवा सकते हैं। गीत सुनने में, ड्राइविंग करते समय रास्ता ज्ञात करने में, गीत सुनने में भी आप सभी लोग समझते हो कि हम कहीं पर भी हो, रेलवे का सफ़र कर रहे हो, बस का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह पर ये सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। FM रेडियो की सारी सुविधाएं हैं, MP3 है, ऑनलाइन हम गाना सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का उपयोग है। ड्राइविंग करते समय रास्ते का ज्ञात करने के लिए जितने भी 4 पहिए की गाड़ी या द्विपहिया या अब तो ऑटो रिक्शा, इन सभी के ड्राइवरों के पास रास्ते की जानकारी के लिए मैप ऑनलाइन यूज किया जा सकता है। वस्तुएं खरीदने, बिलों का भुगतान करने इत्यादि के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। वस्तुएं खरीदने, आप सभी लोगों में से भी कई लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। अमेजोन है, उसके द्वारा फ्लिपकार्ट है, इन सभी के द्वारा, जिससे आसानी से आपको घर पर ही वस्तुएं मिल जाती है। उसका बिलों का भुगतान करना इत्यादि के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बिलों का भुगतान अर्थात और सीधा सा साधारण सा उदाहरण है, आप अपने घर का लाइट बिल ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। कोई भी LIC का प्रीमियम है, रेलवे टिकट बुक करते हैं, बस टिकट बुक करते हैं, उसका भी ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी का उपयोग दर्शाते हैं। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है और मानव जीवन प्रत्येक समय बदलता रहता है। तो अर्थशास्त्र जिससे मनुष्य का जीवन जीने की लाइफस्टाइल को भी बताता है और विज्ञान से जुड़ा हुआ अर्थात टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी शास्त्र है। तो जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र होने के कारण अर्थशास्त्र से मानव जीवन में समय समय में बदलाव होते रहते हैं। और ये बदलाव कैसे होते हैं, तो उसका उत्तम उदाहरण लेते हैं। जो आज हम वीडियो मेथड से पढ़ाई का जो रास्ता निकाला गया, ढूंढा गया, जिसका हम और आप सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, ये भी क्या है, मानव जीवन में आने वाला बदलाव है, भविष्य में होने वाले परिवर्तन है। इसी को ठीक आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोग में आने वाले टेक्नोलॉजी की जानकारी। सबसे पहली टेक्नोलॉजी का नाम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और आप बच्चों, आप सभी लोग टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अनजान नहीं है। विद्यालय या बाहर हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति ने इस कंप्यूटर की जानकारी से अपने आप को परिचय कराया हुआ है। तो सबसे पहला उपयोग देखते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। कुल मिला के 5 उपयोग बताए गए। प्रथम उपयोग है प्रेजेंटेशन बनाने, तैयार करने के लिए। प्रेजेंटेशन मीन्स दूसरे की ओर, दूसरे के पास, दूसरे के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करना और उसे समझाना। प्रेजेंटेशन बनाने और तैयार करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों या अटपटी संख्या की जानकारी को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा खूब सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। समझ गए होंगे सिद्धांत। अर्थशास्त्र के कई सिद्धांत होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा, मांग की पूर्ति का नियम, उसका अपवाद, मांग की पूर्ति का विस्तार, संकुचन, ठीक है, पूर्ति का ढाल होना, रेखा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो सिद्धांत समझने में मुश्किल हो या अटपटी जिस संख्याओं को, आंकड़े को हम जल्दी याद न रख सकते हो, उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अंदाज पत्र को समझाने के लिए सिर्फ 3 स्लाइड बनाकर हम उसे समझ सकते हैं।
पहला स्लाइड अंदाज पत्र का अर्थ लिखा होगा और उस पे खाते की जानकारी होगी। अंदाज पत्र को समझने के लिए कितनी स्लाइड बनाई जाएगी? 3 स्लाइड। प्रथम स्लाइड में क्या होगा? अंदाज पत्र का अर्थ और उसके खाते। दूसरी स्लाइड में होगी अंदाज पत्र के खातों की जानकारी और तीसरी स्लाइड में होगी अपने देश का अंदाज पत्र दर्शाना और पूरे प्रकरण को हम सरलता से समझा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन बनाने और तैयार करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अटपटी संख्या की जानकारी को किसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? पावर पॉइंट के द्वारा। उदाहरण में हम क्या ले रहे हैं? अंदाज पत्र। अंदाज पत्र को किसके द्वारा समझा रहे हैं? पावर पॉइंट के स्लाइड के द्वारा। कितनी स्लाइड? 3 स्लाइड। पहले स्लाइड में हम क्या लिखेंगे? अंदाज पत्र का अर्थ और उसके खाते। दूसरी स्लाइड में हम समझाएंगे अंदाज पत्र के खातों की जानकारी और तीसरे स्लाइड में समझाएंगे अपने देश का अंदाज पत्र दर्शाएंगे और इस तरीके से हम अंदाज पत्र को सरलता से समझा सकते हैं। दूसरा नंबर आता है एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट का मतलब मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि एक्सेल वर्कशीट क्या है। तो एक्सेल वर्कशीट के अंदर जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे ऑन द स्क्रीन, तब आपको एक्सेल, जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसमें आपको लाइनें बनी हुई आती है जिसके द्वारा हम किसी भी अंक को दर्शा सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर संख्या की जानकारी का उपयोग होता है। तो अर्थशास्त्र आप समझ ही रहे हैं कि अर्थशास्त्र में वर्ष दर्शाया जाता है, प्रतिशत दर्शाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर संख्या की जानकारी का उपयोग होता है। जैसे भी बता दिया जा रहा है, आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि जब हम भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित चीज वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब हमें असंख्य चीज वस्तुओं के उदाहरण मिलते हैं। देखा आप लोगों ने कि भारत में कौन से उद्योग का महत्व है? छोटे पैमाने के उद्योग। और उसमें कौन कौन सी चीज वस्तु का उत्पादन किया जाता है, अगर इसे हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे भारत देश, जो कि एशिया महाद्वीप का विशाल देश माना जाता है, उसमें छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा तैयार होने वाली असंख्य चीज वस्तुओं के उदाहरण मिलते हैं। और इस प्रकार की जानकारी कंप्यूटर प्रोग्राम की एक्सेल शीट में रखकर उसका योग, औसत, सहसंबंध, विषय का अंक, मूल्य मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हम इसे कैसे रखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेल, जिसमें कई प्रकार के खाते बने होते हैं, लाइन बनी होती है, ठीक है, चौरस खाने बने होते हैं। और अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत देश में छोटे पैमाने उद्योग का महत्व अधिक है और वस्तुएं भी अधिक है। तो हमें जिस वस्तु को कितने मात्रा में उपयोग करना है, उसका कितना उत्पादन हुआ है, उसे हम कॉलम वाइज दर्शा सकते हैं। जैसे दूध है, दूध की वस्तुएं हैं, तो उन सभी को हम आसानी से एक एक योग करके एक एक कॉलम में उसे दर्शाया जा सकता है, उसका अंक निकाला जा सकता है, उसका मूल्य निकाला जा सकता है और ये काम हम कुछ मिनटों में ही प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। आकृति और आलेख अगर हम मैनुअल मीन्स अर्थात अगर हम अपने हाथों के द्वारा ग्राफ के ऊपर पेंसिल और स्केल का उपयोग करते हैं तो काफ़ी वक्त गुजरता है। अगर इसे हम कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो इसे काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अनेक प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा अर्थशास्त्र की विविध आकृतियों एवं आलेख बनाए जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अनेक प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा अर्थशास्त्र की विविध आकृतियों एवं आलेख बनाए जा सकते हैं। देखिए अब आगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं।
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सेल सीट द्वारा संख्या की जानकारी के लिए आकृति और आलेख कैसी बनती है, सचोट माप के अनुपात में बनाया जा सकता है। अगर हम अपने हाथों के द्वारा उपयोग करते हैं तो शायद यह सचोट माप प्राप्त न भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्सेल सीट में अगर हम संख्या की जानकारी के अनुसार आकृति और आलेख बनाते हैं तो सचोट माप के अनुपात में बनाया जा सकता है। चौथा उपयोग है अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए अर्थात जिन चीजों को हम अध्ययन के लिए संभाल कर सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम पुरानी पद्धति का उपयोग करते हैं, किताब पुस्तकें फाइल में अगर रखते हैं तो शायद समय आने पर उसमें दीमक लग सकते हैं, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, या बरसात में गीले भी हो सकते हैं, या किसी कारणवश आग भी लगने के कारण प्राकृतिक घटनाओं से भी खराब हो सकता है। इसलिए इसका उपयोग देखिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु असंख्य सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र के उच्च अभ्यास के लिए या संशोधन के लिए इस प्रकार की सामग्री अनिवार्य होती है। अगर हमें अर्थशास्त्र का गहन रूप से अध्ययन करना है या सही तरीके से जानकारी लेना है तो हमारी जो सामग्री है उसकी संख्या कैसी होती है, असंख्य। इसलिए हमें इन सारी सामग्रियों का उच्च अभ्यास के लिए और संशोधन के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार की सामग्री को नोटबुक या किताबों में सुरक्षित रखने के लिए स्थान एवं देखभाल आवश्यक होता है, क्योंकि नमी, दीमक, कीड़े मकोड़े इत्यादि से नुकसान होने का हमेशा भय बना रहता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, किताबें हैं, नोटबुक हैं, अगर हम इसे सही स्थान पर देखभाल से न रखें तो उसमें नमी लग सकती है, दीमक, कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं और इससे ये नुकसान होता है। हम इस प्रकार की सामग्री को कंप्यूटर के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो ना उसमें नमी, दीमक, कीड़े मकोड़े लगने की शक्यता न के बराबर है। इसके अलावा हम उसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में रखकर भी सुरक्षित रखेंगे और उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ईमेल में सुरक्षित रख सकते हैं और विश्व दुनिया के किसी छोर में हम उसे ले जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज के आधुनिक नाम बता रहा हूँ, आज के समय में ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर इत्यादि व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो जो अभी मैंने आपको ये नाम बताया, इसमें से कई चीज़ें आप भी उपयोग करते होंगे। जैसे एक छोटा सा और सरल उदाहरण दे रहा हूँ सीधा सा, कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स के फ़ोटो सेव करते हैं और किसी कारणवश हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है या कोई समस्या आती है, तो वो फ़ोटो मेंबर या फैमिली मेंबर के जो फ़ोटोज़ हैं वो हमसे खो ना जाए, इसलिए हम उसे गूगल ड्राइव या फिर गूगल पर सेव करते हैं कि अगर हम कहीं पर भी हो, किसी भी मोबाइल का उपयोग करते हो तो हम उसे वहाँ से ले सकते हैं। पेन ड्राइव की मैंने बात की, हार्ड डिस्क की बात की, तो पेन ड्राइव आज के आधुनिक युग में इस तरह से उपयोगी हो गया है कि हम उसके अंदर एक बार अगर अध्ययन सामग्री अथवा किसी प्रकार की भी जानकारी अगर सुरक्षित रखते हैं तो हम उसे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर उसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और अंतिम उपयोग आता है अन्य साधन। सांख्यिकी के अग्रिम प्रोग्राम जैसे कि SPSS, SHAZM, EViews, SAS इत्यादि असंख्य जानकारी के लिए संख्या की गणना करते हैं। तो ये जो मैंने इंग्लिश में आपको नाम बताए, ये सभी प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा हम संख्या की गणना कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम बाजार में खूब ऊंची कीमत पर मिलते हैं और इस प्रकार के साधन संशोधन करने के लिए संस्थाएं खरीद कर उसका लगातार क्या करते हैं, उपयोग में लेते रहते हैं। कुछ और भी मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे कि ग्रेटल, PSPPR इत्यादि ऐसे प्रोग्राम भी उपयोगी हैं। और एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आज के समय में जिसमें हम वीडियो मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कई संस्थाएं हैं जो ऐसा प्रोग्राम बनाती जिसके द्वारा आपने अपना वीडियो किया,
और उसके अंदर क्रिएशन वर्क के द्वारा आप उसे स्लाइड के माध्यम के द्वारा हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ये 3 नंबर के जो मैंने प्रश्न बताए कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी में उपयोग। अब मैं एक और मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं जिसका नाम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित भय स्थान। ये आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर एक यंत्र है, साधन है, वह अध्ययन सामग्री नहीं है। कंप्यूटर को क्या बताया गया? यंत्र है, साधन है, वह अध्ययन सामग्री नहीं है। यह अध्ययन की प्रक्रिया को सरल बनाने में क्या रहता है? सहायक करता है। इसका उपयोग ज्ञान या अध्ययन के प्राप्ति स्थान में नहीं हो सकता। देखिए, मतलब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को एक किस रूप में माना जाता है? यंत्र के रूप में, साधन के रूप में। हम उसके अंदर अध्ययन सामग्री को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अध्ययन सामग्री को प्राप्त करके उसमें हम सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ना हो तो हम गलत आकृति या आलेख, गलत औसत इत्यादि प्राप्त करके खुद को मुश्किल में सामना करना पड़ सकता है या मुश्किल में हम अपने आप को डाल सकते हैं। अर्थात इसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर को ज्ञान ना हो, कंप्यूटर का ज्ञान ना हो और हम किसी भी प्रकार का आकृति या आलेख बना रहे हैं तो उसमें हमें कई प्रकार की गलतियां हो सकती है, गलत औसत निकल सकता है जो भविष्य में हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। कई बार कंप्यूटर में सामग्री गलत जगह पर सेव किया जाए तो उसे डिलीट होने का भी डर बना रहता है। इसीलिए बताया गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित भय स्थान। मैं आपको फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि कंप्यूटर एक यंत्र, एक साधन मात्र है, वह अध्ययन सामग्री नहीं है। हाँ, कंप्यूटर के द्वारा हम अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता में लेते रहते हैं और कंप्यूटर के प्रोग्राम की अगर हमारे पास सही जानकारी ना हो तो हम गलत आकृति या आलेख बना सकते हैं, गलत औसत प्राप्त करके खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं और कई बार अगर गलत प्रोग्राम में गलत जगह पर सेव कर दिया गया अध्ययन सामग्री को तो डिलीट होने का भी भय बना रहता है। तो 2 प्रश्न मैंने आपको बताए। पहला प्रश्न था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग, जिसके 5 उपयोग पढ़े, और 2 नंबर का एक प्रश्न हमने पढ़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित भय स्थान। सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी प्रश्नों के लाइन में अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं वो सभी लोग अपने किताब में अंडरलाइन करते जाएंगे। याद करते समय, परीक्षा की तैयारी करते समय ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।